हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी दिवाली। चलिए आज साइंस का सेट नंबर 46 को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जो भी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। तथा इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेजबल पीडीएफ पर अपलोड कर दिया गया है और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। चलिए आज के पहला प्रश्न को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि गति का जो है दूसरा समीकरण डैश से संबंधित है। ठीक है, देखिए जो है गति का पहला समीकरण जो होता है वो होता है आपको जड़त्व से संबंधित। ठीक, न्यूटन गति का जो फर्स्ट समीकरण होता है वो किससे संबंधित होता है, तो वो होता है आपको जड़त्व से संबंधित। उसके बाद जब सेकेंड नियम जो होता है ये होता है आपको संवेग से संबंधित। ठीक, और जो तीसरा नियम होता है वो क्रिया और प्रतिक्रिया संबंधित होता है। ठीक ना, क्रिया एंड प्रतिक्रिया। तो हमसे क्या पूछा है कि दूसरा नियम किससे संबंधित है, तो संवेग से संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि एक बंद मार्ग पर किसी संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है। देखिए संरक्षी बल जो है वह केवल कण की स्थिति पर निर्भर करता है। ठीक ना, तथा यह बल जो है पथ से क्या होता है, स्वतंत्र होता है। तो संरक्षी बल का कुछ उदाहरण है जैसे गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, और स्प्रिंग बल हो गया, स्प्रिंगी बल हो गया, चुंबकीय बल हो गया और विद्युत बल हो गया। ठीक है ना। अब देखिए दूसरी ओर क्या होता है, असंरक्षी बल होता है जो कि वे बल हैं जो कि सिस्टम से यांत्रिकी ऊर्जा के नुकसान के कारण बनता है। ठीक है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि ऊर्जा का न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, इसलिए ये बल यांत्रिक ऊर्जा को उष्मा उष्मा और ध्वनिक प्रकाश आदि में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, यानी बल जो है यह बल पथ पर निर्भर करता है। देखिए ये बल जो है आपको पथ पर निर्भर, यानी पथ से स्वतंत्र, यानी कि पथ पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन जो है आपको संरक्षी बल ये पथ पर निर्भर करता है। देखिए इसका उदाहरण है कुछ कुछ असंरक्षी बल का, घर्षण हो गया, वायु हो गया, प्रतिरोध हो गया, क्वाड में तनाव हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए हमसे क्या पूछा है कि एक बंद मार्ग पर किसी संरक्षी बल द्वारा क्या गया कार्य डैश होता है। तो किसी भी बंद मार्ग द्वारा संरक्षी बल द्वारा कार्य क्या होता है, वो न्यूनतम होता है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि एक आदर्श मशीन है जी, इसकी दक्षता किस क्या होती है। मतलब आदर्श मशीन क्या है, उसका मतलब सबसे ज़्यादा बढ़िया मशीन है। ठीक है, उसका दक्षता क्या होगा। जैसे कोई भी मशीन होता है, जैसे देखिए इसमें आप कुछ इनपुट डालते हैं और तो ये कुछ ना कुछ ये आउटपुट ज़रूर देगा। कुछ न कुछ हम इसमें इनपुट डाले हैं तो ये आउटपुट जरूर देगा कुछ ना कुछ। जो मशीन जो है इसमें माना कि हम इसको 20 kg इसमें डाले हैं कुछ चीज़, तो ये 20 kg हमको आउटपुट दिया। ठीक है, जब ऐसा मशीन जो होगा यानी कि 100% हमें आउटपुट देगा तो वो क्या हो जाएगा, आदर्श मशीन हो जाएगा। ठीक ना, यानी क्या होगा कि आदर्श मशीन की दक्षता क्या होगी, तो 100% के बराबर होगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि 800 किलोग्राम की एक कार 5 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर वेग में बढ़ाने में किया गया कार्य क्या होगा। ठीक है, देखिए एक कार है 800 kg का, ये कार है 800 kg का। ठीक ठीक, यहाँ पर इसका कितना चाल है, तो यहाँ पर इसका चाल है 5 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर देखिए जब 10 मीटर पर सेकेंड हो गया यही 800 मीटर का कार, यहाँ पर इसका चाल कितना दे दिया, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक ना, तो ये क्या कर रहा है कि यहाँ से यहाँ आने में जो कार्य हुआ है उसे क्या बताइए। देखिए यहाँ पर देखिए कार्य क्या, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी एम कितना है 800 और वी स्क्वायर 25 हो गया। ठीक, जब इसे हम काटेंगे 400। ठीक, ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर जो है आपको काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आपको आ जाएगा 10,000। ठीक है ना, 10,000 यानी 25 चौक 100, यानी 100 और 2 0 हो गया, यानी 10,000 जूल आ गया यहाँ पर। ठीक, अब देखिए जब ये होगा यहाँ से देखिए काइनेटिक एनर्जी कितना निकलेगा, यहाँ से काइनेटिक हाफ एम वी स्क्वायर, तो एम हो गया 800 और वी स्क्वायर 10 दही के 100, 200 यानी 400, यहाँ कितना आ जाएगा 40,000। ठीक ना, 40,000 जूल यहाँ से आएगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना कार्य हुआ, यहाँ 10,000 था, यहाँ 40 हो गया, तो कितना हो गया यहाँ 30,000 का अंतर, यानी कि 30,000 टोटल कार्य हो गया। ठीक ना, 30,000 को ही हम 30 किलो जूल लिख सकते हैं। ठीक ना, 30,000 जूल को ही 30 किलो जूल लिख सकते हैं। ठीक ना, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि घड़ी की सेकेंड की सुई की कोणीय चाल क्या होगी। देखिए घड़ी जो होता है, घड़ी है। ठीक, घड़ी में क्या कर रहा है कि सेकेंड की सुई का जो है कोणीय चाल क्या होगा। देखिए कोणीय चाल जो होता है आपको ओमेगा, ओमेगा जो होता है कोणीय चाल, उसका फार्मूला होता है आपको ओमेगा बराबर वी बाई आर। ठीक नहीं, वी बाई आर यानी क्या हुआ कि जान जिस वी बाई आर, ठीक, ओमेगा बराबर होता है वी बाई आर, आर यानी वी हो गया कि जिस वेग से जा रहा है, और आर क्या है, इस मतलब वृत्तीय पथ का त्रिज्या है। ठीक ना, यानी वृत्तीय पथ यहाँ पर घड़ी है तो इसका त्रिज्या ये आर हो गया। ठीक ना, यहाँ क्या है कोणीय चाल क्या होगी। ठीक ना, अब देखिए यहाँ पर हम वेग को क्या लिख सकते हैं, वेग बराबर क्या हम लिख सकते हैं, तो दूरी बटा समय भी लिख सकते हैं। वेग को हमने लिखा, वेग को क्या लिखा,
दूरी बटा समय, नहीं दूरी को हम डी से डिनोट करेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक। वेग वेग को लिख दिया, अपॉन नीचे आर है, ठीक ना। तो ये देखिए यहाँ डिस्टेंस जो है इसमें देखिए कितना डिस्टेंस तय करेगा, यानी ये 2πr के बराबर डिस्टेंस तय करेगा, ठीक ना, क्योंकि एक विड्थ है तो यानी डिस्टेंस की जगह हम 2πr लिख देंगे, ठीक। बटा यानी टी है, टी की जगह पर क्या लिखेंगे, क्या है 1 सेकेंड में, तो 1 सेकेंड में कितना, तो जाएगा 60 सेकेंड, यानी घड़ी की सुई की सेकेंड में सुई को नहीं चल क्या, देखिए 1 सेकेंड बोला है तो यहाँ जाएगा 60, ठीक। और आर की जगह आर ही रहेगा, देखिए आर आर कट जाएगा और 2 से 30 हो जाएगा, यानी क्या हो गया π/30 आ गया, ठीक ना, π/30 आ गया, ठीक ना। तो यही इसका सही उत्तर जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। में बल के अनुरूप डैश है, देखिए एक होता है रेखीय गति, ठीक ना। रेखीय गति में क्या होता है कि जब हम बल इस दिशा में लगाते हैं तो ये बल ही कहलाता है, ठीक ना, बल के अनुरूप, ठीक ना। जब कोई होता है घूर्णन गति, यानी कि जब घूरेगा ऐसे घूर्णन गति, तो इसमें क्या होगा, जो बल लगा रहे हैं ये बल जो है ना बल आघूर्ण के रूप में कार्य करता है, ठीक ना, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि पानी का घनत्व क्या होता है। देखिए पानी का घनत्व जो होता है आपको 1000 किलो पर घन मीटर होता है, ठीक है ना। पानी का घनत्व होता है आपको 1000 किलो पर घन मीटर, ठीक है ना, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगर पूछेगा बर्फ का घनत्व क्या होता है, तो बर्फ का घनत्व होता है आपका 900 kg 900 kg पर मीटर क्यूब होता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि गाड़ी के रेडिएटर में जल का प्रयोग किस कारण से किया जाता है। देखिए गाड़ी का जो रेडिएटर होता है उसमें जल का प्रयोग क्यों किया जाता है, देखिए इसका होता है जो गाड़ी में जो रेडिएटर होता है उसका क्या होता है कि क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है, ठीक ना। जो जल होता है उसका क्या होता है आपको क्वथनांक उच्च होता है, क्वथनांक क्या होगा आपको उच्च हो जाएगा, ठीक, क्वथनांक उच्च होता है। उसके बाद इसमें उच्च विशिष्ट ऊष्मा धारिता होता है, यानी कि ऊष्मा को ज़्यादा वो धारण कर सकता है, उस उच्च इसमें क्या होता है कि उच्च विशिष्ट ऊष्मा धारिता होता है, ठीक ना, विशिष्ट ऊष्मा धारिता। तकर बाद ये संयंता कम होता है, ठीक ना, संयंता जो है इसका कम होता है, ठीक ना, यानी कि संयंता कम होने क्या हुआ, ये पतला द्रव होता है, ठीक, संयंता कम होता है। और विद्युत का जो है ये कुचालक होना चाहिए, ठीक ना, ये क्या होना चाहिए, विद्युत का कुचालक होना चाहिए, ठीक ना। आप देखिए क्या कर रहा है, गाड़ी के रेडिएटर में जल का प्रयोग किस कारण से किया जाता है। देखिए ऑप्शन ए है कि निम्न घनत्व, नहीं निम्न घनत्व नहीं, इसका किस कारण से किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए है निम्न घनत्व, नहीं निम्न घनत्व नहीं होगा, ठीक। अब देखिए बी है कि उच्च विशिष्ट ऊष्मा धारिता, देखिए उच्च विशिष्ट ऊष्मा धारिता होता है यही कारण किया जाता है, ठीक ना। निम्न क्वथनांक नहीं, उच्च क्वथनांक के लिए किया जाता है, आसानी पता नहीं, ये सब नहीं होगा। इसका सही तो जगह ऑप्शन नंबर बी उच्च विशिष्ट ऊष्मा धारिता के लिए, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा डैश पर ऊर्जा जो है निर्भर करती है केवल किस पर। देखिए आदर्श गैस है, ठीक ना, इसका आंतरिक ऊर्जा यानी ऊर्जा किस पर निर्भर करेगा, तो तापमान पर निर्भर करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है, ठीक है। इस सब में से पूछा है कि ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन हो जाएगा, तो ऊष्मा का सबसे अच्छा इस सब में से जाएगा समुद्र का पानी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा ऊष्मा का मात्रक नहीं है। इस सब में से कौन सा ऊष्मा का मात्रक, देखिए कैलोरी ये भी ऊष्मा का मात्रक है, किलो कैलोरी ये भी ऊष्मा का है, जूल भी ऊष्मा का मात्रक है, लेकिन जो आपको डिग्री सेंटीग्रेड देख रहे हैं ये तापमान का मात्रक है, ऊष्मा का मात्रक नहीं है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या होता है, ठीक ना। देखिए रेडियो सक्रियता जो होता है, रेडियो सक्रियता का एसआई मात्रक होता है आपको बेकुरल, ठीक ना। रेडियो सक्रियता का अगर पूछेगा आपको एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, बेकुरल, ठीक। और ऐसे मात्रक पूछेगा नहीं, नन एसआई हम कह सकते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा आपको क्यूरी, ठीक ना। यहाँ हमसे पूछा क्या है कि रेडियो सक्रियता का सिर्फ मात्रक पूछा है, ऐसा ऐसा नहीं लगाया है, इसका मात्रक क्या बेकुरल भी हो जाएगा और क्यूरी भी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ए और बी दोनों होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है। देखिए हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है, ठीक ना, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होता है आपको संतृप्त हाइड्रोकार्बन। कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का, ठीक ना। तो देखिए एक होता है आपको संतृप्त हाइड्रोकार्बन, लिखिए संतृप्त, ठीक, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक ना, जिसे हम क्या कहते हैं एल्केन कहते हैं, ठीक। और एल्केन का फार्मूला आता है आपको CnH2n+2। अब देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक ना, असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन होता है इसमें जो है कार्बन कार्बन के बीच या तो डबल बॉन्ड होगा या तो कार्बन कार्बन के बीच क्या आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक ना। जिस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा वो आपको क्या कहलाएगा, एल्कीन कहलाएगा, एल्कीन। और इसका फार्मूला हो जाएगा आपको CnH2n, ठीक।
और जो है जिस कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा वो कहा जाएगा आपको एल्काइन। और एल्काइन में होता है इसका फॉर्मूला CnH2n-2। ठीक, चलिए अब देखिए आप प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या रहा है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन के दो कार्बन परमाणु के बीच क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए है कि कार्बन परमाणु के बीच तिहरा बंध, ये नहीं होगा। बी है कि कार्बन परमाणु के बीच दोहरा बंध, ये भी नहीं होगा। ठीक है ना, संतृप्त है कार्बन परमाणु के बीच एकल बंध, चलिए यही तो सिंगल बॉन्ड है जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एल्कीन जो है ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, जिसमें दो कार्बन परमाणु के बीच दोहरा बंध होता है। तो यह इसका समान सूत्र क्या होता है, तो एक एल्कीन का समान सूत्र पूछा है सीधा सीधे। ठीक है, तो एल्कीन का समान सूत्र अभी तुरंत देखे थे पिछला प्रश्न में, CnH2n होता है। ठीक है, CnH2n किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एल्केन को दर्शाता है। अभी तुरंत देखे थे कि एल्केन जो होता है वो सिंगल बॉन्ड का होता है, नहीं संतृप्त। वो एल्केन क्या होता है आपको, ये होता है आपको संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक ना, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है आपको, सिंगल बॉन्ड होता है दो कार्बन के बीच। ठीक ना, तो यानी क्या हो जाएगा, ये एल्केन को कौन सा दर्शाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी दर्शाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी दर्शा देगा एल्केन को। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलन है। इस समय देखिए संतुलन कौन सा है, नहीं संतुलन समीकरण क्या होता है, जैसे जो इस पार जितना है कार्बन हाइड्रोजन जो भी तत्व है उस पार ही उतना ही होना चाहिए। देखिए ऑप्शन ए देखते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 गो है, यहाँ हाइड्रोजन 2 गो, चलिए ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन 2 गो है, यहाँ ऑक्सीजन 1 ही है। तो क्या ये संतृप्त नहीं है, असंतृप्त है, मतलब ये क्या है, ये संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है। ठीक, अब देखिए इसमें देखिए Na यानी सोडियम यहाँ 1 है, यहाँ भी सोडियम 1 है, चलिए यहाँ तक तो ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, लेकिन ये हाइड्रोजन देखिए 2 1, यहाँ 3 हाइड्रोजन है, तो ये भी क्या संतुलित नहीं है। चलिए 3 नंबर ऑप्शन क्या है, यहाँ Mg है। ठीक, यहाँ 1 Mg, यहाँ भी 1 Mg, यहाँ ऑक्सीजन 2 गो, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, नहीं ये भी नहीं हुआ आपको संतुलित। अब देखिए यहाँ देखिए 2 गो Mg है। ठीक, यहाँ भी 2 Mg है। ठीक, यहाँ ऑक्सीजन 2 गो है, तो यहाँ भी 2 ऑक्सीजन, क्योंकि आगे 2 लगा है होल 2, तो ये सारा में हो जाएगा। तो इसका कौन सा संतृप्त यानी कि संतुलित रासायनिक समीकरण इस समय से है, तो ये सब में से ऑप्शन नंबर डी जो है संतुलित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब क्या हुआ कि दो कार्बन के बीच क्या हो जाएगा, कार्बन कार्बन परमाणु के बीच क्या हो जाएगा आपको, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक नहीं, इसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। देखिए CH2 पहला ऑप्शन में दिया है, CH2 का जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, देखिए कार्बन और हाइड्रोजन के साथ 2 होती है, ये संभव ही नहीं है। ठीक ना, चलिए ये कार्बन तो ये संभव नहीं है, सबसे पहले तो ये कट ही गया, संभव नहीं है तो ये गया। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या है, C2H6। ठीक ना, C2H6 को जब हम बनाएंगे स्ट्रक्चर इसका, देखिए कार्बन कार्बन के बीच हो गया, देखिए C2H6 है, यहाँ 3 हाइड्रोजन और यहाँ भी 3 हाइड्रोजन। ठीक, यानी क्या होगा, कार्बन को हमेशा 4 चाहिए जोड़ा, तो ये देखिए यहाँ हाइड्रोजन देखिए 2 कार्बन हो गया, 4 गो हाइड्रोजन, 6 गो हाइड्रोजन हो गया। ठीक है ना, यानी C6H6 हो गया। ठीक, इसका ठीक, यहाँ भी हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक, चलिए ये तो ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यही है। ठीक है, इसका उत्तर जो है ना यही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगला भी स्ट्रक्चर सबका देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि C2H2 का स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए कार्बन 2 है। ठीक, हाइड्रोजन एक इधर लगाएंगे, एक हाइड्रोजन इधर लगाएंगे, फिर भी जो है देखिए हमको नहीं पूछा गया, कि इसको हमको बीच में जो है ट्रिपल बॉन्ड देना होगा। ठीक ना, देखिए ये भी ट्रिपल बॉन्ड हो गया, तो ये असंतृप्त हो गया। अब देखिए C2H4 है, देखिए C2H4 जो है, देखिए कार्बन कार्बन 2 है। ठीक, H4 है, तो यहाँ एक 2 कार्बन हाइड्रोजन इधर देंगे, 2 कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ देंगे। ठीक ना, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, देखिए यहाँ 2 ही कार्बन को पूरा है, यहाँ 2 और चाहिए, तो इसके लिए बीच में हमको डबल बॉन्ड देना होगा। ठीक ना, देखिए ये भी हो गया। देखिए इसमें कौन सा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच इसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रयोग के लिए गलत होगा, मैंने प्रयोग के लिए इस समय से कौन सा गलत है। ठीक ना, ऑप्शन ए दिया हुआ है कि एक यौगिकों का एक परमाणु बनाने, कोई भी यौगिक जो होता है या 2 या 2 से अधिक परमाणु का बनाता है, यही तो गलत है। देखिए सब सही जितना है वो सभी देख लेते हैं। बी में एक तत्व का 1 मोल होता है, एक तत्व का 1 मोल होता है, चलिए सही है, देखिए भी ध्यान में रख लीजिए। सी है कि एक यौगिक का 1 मोल होता है, चलिए ये भी सही है। डी है कि एक तत्व का 1 परमाणु होता है, ये भी सही है। तत्व जो है तत्व एक ही परमाणु होता है, लेकिन यौगिक पूछा है तो यौगिक 2 या 2 से अधिक परमाणु का बना होता है। ठीक ना, इस समय कौन गलत है, तो गलत है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है आपको, इनमें से सर्वप्रथम पेसमेकर का आविष्कार किसने किया था। ठीक ना, पेसमेकर का जो आविष्कार किया था ये किए थे आपको जॉन हॉब्स ने। जॉन हॉब्स क्या किए थे, पेसमेकर का आविष्कार किए थे। ठीक ना, और जो पेसमेकर क्या करता है कि ये हृदय की धड़कन को क्या करते हैं, नियंत्रित करता है। ठीक ना, चलिए अगला प्रश्न है कि पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया। देखिए पेनिसिलिन जो होता है इसका आविष्कार किसने किया था, इसका आविष्कार किया था आपको फ्लेमिंग ने। ठीक ना, फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया होता है, फ्लेमिंग ने। ठीक ना, और ये क्या है कि ये पहला जो है आपको
प्रतिजैविक औषधि है, ठीक ना, प्रतिजैविक औषधि ये पहला है, ठीक ना, पहला ये प्रतिजैविक औषधि है, ठीक ना। चलिए ये आज का अंतिम प्रश्न था। जो भी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, तथा इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज वर्ल्ड पीडीएफ पर अपलोड कर दिया गया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, ठीक। चलिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।